हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और ये हमारा पहला लेसन है, पहली क्लास है हमारी एक नई सीरीज, दैट इज ज्ञान गंगा एमसीक्यू सीरीज। ये एक हमारा और प्रयास है आपके पेपर में थोड़ी सी आपकी सहायता हो सके उसके लिए। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू वेरियस वेरियस यूनिट्स दैट आर इन द सिलेबस ऑफ सीईटी, टीईटी मेंस, कॉमर्स। तो ये सीईटी मेंस जो कॉमर्स का जो पेपर आएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पॉसिबली, वो क्वेश्चंस हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, इस सीरीज में हम काफी सारे एमसीक्यूज, जैसे कि ये हैं आपके रूरल मार्केटिंग के। तो ये रूरल मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ये चाहे आपका ग्रुप 56 है, चाहे आपका ग्रुप 56 है, चाहे आपका ग्रुप 6 है, दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये कॉमन जो है ये वाला यूनिट आता है। तो इसमें हम कितने 200 प्लस एमसीक्यूज करेंगे, प्लस इससे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना। तो आप ये एमसीक्यूज कर लेना, आप वो नोट्स पढ़ लेना। इसके बाहर आपको रूरल मार्केटिंग में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हु एम आई टू से दिस? मैंने मार्केटिंग में पीएचडी की हुई है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मार्केटिंग में कितने से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कितने से क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस भी बहुत देखे हैं और मैंने पेपर भी बहुत दिए हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जो बात मैं कह रही हूँ वो आपको वैसी की वैसी मिलेगी। तो यहाँ जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए वो अगर आपने ठीक से कर लिए, जो नोट्स मैंने आपको बना के दे दिए वो नोट्स अगर आपने ठीक से पढ़ लिए, उससे ज्यादा करने की कुछ भी आपको जरूरत नहीं है इस पेपर के लिए, कम से कम। देन अगेन कॉमर्स वालों, तुम्हारे लिए एक और तोहफा, इसी के साथ साथ फैक्ट ऑफ कॉमर्स सीरीज हमने शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कॉमर्स के जितने भी फैक्ट्स आते हैं, कॉमर्स के जितने भी फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स का मतलब जैसे कि इसी में आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो था आपका क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉसिबली बन सकते हैं, उन पूरे क्वेश्चंस के लिए यूनिट वाइज मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि ये मैनेजमेंट के नोट्स हैं, तो मैनेजमेंट के जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। देन अगेन उसके बाद भी इसके अंदर कुछ और है आपके लिए खास। क्या है वो? मैंने उसमें आपके लिए सारे के सारे एमसीक्यूज भी ऐड किए हुए हैं। वो एमसीक्यूज की थियरी भी आपके पास कहाँ मिलेगी? इसी में मिलेगी। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? इस सीरीज में आपको एचआरएम के, बैंकिंग के, इस सीरीज में आपको एनवायरमेंट के, जैसे ये आया ना बिजनेस एनवायरमेंट के सारे थिंकर्स, सारे ऑथर्स। इसके अंदर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के सारे थिंकर्स, सारे ऑथर्स इंटरनेशनल बिजनेस के। इसके अंदर आपको बैंकिंग के सारे ही जो कमेटीज बनी थी, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अकाउंटिंग, जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं जो पेपर में आने लायक हैं, टैक्सेशन के, सब 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 चीजें आपको इस सीरीज में मिलने वाली हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी ज्ञान गंगा सीरीज पहले, फिर करेंगे फैक्टोपीडिया पे बात। तो ज्ञान गंगा में हमने क्या किया है, इसके अंदर भी आपको बता दूं कि आपके लिए क्या क्या तोहफा है। सबसे पहली बात तो आपके लिए उसमें एमसीक्यूज हैं। दूसरी बात आपके लिए इसमें क्या है, पीडीएफ नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। मुझे क्या चाहिए इसके बदले में आपसे, केवल आप मेरी सीरीज को शेयर कर देना, अगर आपको शेयर करने लायक लगे, केवल तभी, ठीक है जी। क्योंकि जेन्युइन व्यूअर्स अगर होंगे तो चैनल पे भीड़ नहीं होगी। तो आप जिन्हें मानते हैं कि इसे जेन्युइनली किसी चीज की जरूरत है, आप प्लीज उसे ये क्लास शेयर करिएगा। उससे मेरी बड़ी हेल्प होती है जब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ अपनी वीडियोस पे। यहाँ पे मैंने आपको खेलने के तौर पे, यानी आपको, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जब जैसे मैं अगर छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखूं तो वो क्या है, जैसे इस तरफ कुछ दिया हुआ है, इस तरफ कुछ दिया हुआ है, उनका मिलान करते हैं। हम भी जब छोटे होते थे हम मिलान करते थे, वो चीजें हम ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं अपने दिमाग में। उसी तरह का कुछ मैंने इस सीरीज में रखा हुआ है, उसी तरह का मैंने कुछ इस सीरीज में रखा हुआ है। यहाँ पे आपको 15 चीजें दी गई हैं लिस्ट वन में, और 15 चीजें दी गई हैं लिस्ट टू में। आपको इनको इनके साथ मैच करना है, ठीक है। पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेना, उत्तर देखे बिना मैच करना, ये मैं नहीं करवाऊंगी वीडियो में, ये आपने खुद करना है। इसके आंसर साथ ही दिए हुए हैं। फिर आता है जैसे बच्चों के खाली स्थान भरने वाले होते हैं, वो ही यहाँ पे खाली स्थान आपको दिए गए हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपने ये भरने हैं, कहाँ से भरोगे? नोट्स पढ़ना, उनमें से भरना। ये भी आपके लिए कुछ 30-35 मैंने रखे हैं, ठीक है। ये करने हैं, ये करने हैं आपने होमवर्क, ये करने हैं आपने होमवर्क। और क्लास वर्क जो है आपका, वो आपकी टीचर करवाएगी आपको यूट्यूब पे। डन। इसके बाद भी रूरल मार्केटिंग में कुछ बचता है,
तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ही बचेगा इसके बाद, तो इतना कुछ करने के बाद तो क्या ही बचेगा रूरल मार्केटिंग में। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें डुप्लीकेट कुछ नहीं है, सारी चीजें जो है वो ओरिजिनल है। ये देख लीजिए, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे उसके आंसर्स यहाँ आपको 30 के 30 दिए गए हैं, वो आप भरेंगे और यहाँ आकर आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो था आपका परिचय इस सीरीज के साथ। अब शुरुआत करते हैं सीरीज की। इस सीरीज का श्री गणेश करते हैं भगवान जी का नाम लेके। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो इस सीरीज का है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जो फादर है मार्केटिंग मिक्स के वो कौन है। तो बताइए कौन है। इस क्वेश्चन के आंसर में जो ऑप्शन है उनमें है जेरोम मैकार्थी। अब कई बच्चे ना वो हो जाते हैं, कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे जी हमने ना नील एच बॉर्डन पढ़ा है। नील एच बॉर्डन पढ़ा है, तो वो क्या है? तो नील एच बॉर्डन जो है ना, उन्होंने टर्म दी थी मार्केटिंग मिक्स, जो शब्द है ना वो दिया था नील एच बॉर्डन ने। उसके जो 4 P's हैं वो दिए थे जेरोम मैकार्थी ने। और इसीलिए जो जेरोम मैकार्थी हैं वो फादर कहे जाते हैं किसके? 4 P's के। समझ में आई बात? 7 P's के फादर कौन है? बूम्स एंड बिटनर। चलेंगे आगे, करेंगे ये बातें। नोट्स निकलवा लेना, उसके साथ साथ नोट करते रहना, पेन रखो अपने हाथ में, नोट्स रखो। ये टाइम पास करने वाले काम मत करना, अगर पेपर फर्स्ट में पास करना है तो। कि वीडियो देख ली और काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होता। नोट्स लिखो प्रॉपर, हाथ से लिखोगे तो याद रहेंगी चीजें। बता दी मैंने आपको एक ही बात की, बच्चे कैसे करते हैं। बच्चे एक ही चीज को 15-15 बार पढ़ते हैं, तब उन्हें याद रहती हैं वो चीजें, और हम नहीं करते वैसे। तो इसीलिए तो लर्निंग मैंने क्रिएटिव जितना हो सके उतना टीचिंग को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करिए। आप भी अपनी लर्निंग को थोड़ा क्रिएटिव बनाएं, तभी आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे। कितने पीस जो ओरिजिनली मार्केटिंग मिक्स में मैकार्थी ने दिए थे? 4 P's दिए थे। कौन कौन से? आपका प्रोडक्ट था, दूसरा आपका प्राइस था, फिर आपका प्लेस, एंड देन प्रमोशन। तो ये आपके थे कौन से? 4 P's जो ओरिजिनली मैकार्थी ने दिए थे। इसके बाद 3 P's और आए। क्या थे वो? पीपल प्लस प्रोसेस प्लस फिजिकल एविडेंसेस प्लस, अब हिंदी वाले मत चिल्लाना कि जी हिंदी में बताओ, ये इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं भाई। फिजिकल एविडेंसेस ये किसके लिए आए? ये आए आपके सर्विस मार्केटिंग के लिए, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, वो पेरिशेबल इन नेचर होती हैं। जैसे ये टीचिंग का जो काम है, इसको आप छू तो नहीं सकते, देख तो नहीं सकते, आप ये केवल सुन रहे हैं और ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। वेर अगर आप कोई फर्नीचर खरीद के लाते तो उसे आप छू सकते थे। तो सर्विसेज और गुड्स में इतना ही अंतर होता है कि सर्विसेज जो आपकी होती हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफ्रेंशिएट की जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो वो आपकी हेट्रोजीनियस होती हैं, मैंने यहाँ कुछ पढ़ाया है, सेम पर्सन अगर दूसरी जगह पढ़ाएगा तो वो सेम तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, नेचुरल है ये चीज। तो सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती हैं, पेरिशेबल होती हैं, कि आज अगर ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड ना किया होता तो जैसे जैसे जो बच्चे केवल साथ सुन रहे होते केवल वही उसे देख पाते बाद में। कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो पेरिशेबल इन नेचर होती हैं। तो इसके कुछ डिफरेंशिएटिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वजह से जो सर्विस मार्केटिंग में बोला गया है। तो सर्विस मार्केटिंग में ये 4 P's तो यूज होते ही होते हैं, उसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड 3 P's भी जो बूम्स एंड बिटनर ने दिए थे वो यूज होते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना? हाँ जी आ गई। उसके बाद जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स वो किसने दी? नील एच बॉर्डन ने दी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 P's इन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 P's मैंने आपको अभी अभी बताए थे ना। क्या क्या बताया था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इस 4 P's का पार्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रमोशन आएगा, प्लेस आएगा, लेकिन प्रोडक्ट प्रॉफिट हमने नहीं पढ़ा तो प्रॉफिट इसमें नहीं आएगा। तो ये आपका सही आंसर। जो एडिशनल 4 P's हैं जो अभी बताए थे मैंने आपको, ये किस प्रकार की मार्केटिंग के लिए ऐड किए गए थे? ये किए गए थे आपकी सर्विसेज के लिए, सर्विस मार्केटिंग के लिए ऐड। कौन सा फैक्टर है इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन रूरल कंज्यूमर बिहेवियर? अच्छा जी, रूरल कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसको प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली घटक कौन सा है? तो सोशल कस्टम्स, उनके जो रीति रिवाज है उनसे ऊपर उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये आपका सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशियो कल्चरल फैक्टर जो अफेक्ट करेगा रूरल मार्केट को?
अच्छा जी, रूरल मार्केट को अफेक्ट करने वाला सोशियो कल्चरल, वैसे तो ये चारों ही फैक्टर हैं जो रूरल मार्केट को अफेक्ट करेंगे, लेकिन सोशियो कल्चरल कौन सा है इसमें से? मोबाइल नेटवर्क आपका टेक्नोलॉजिकल का पार्ट आता है। जो आपका रोड कनेक्टिविटी है ये आपका आता है डिमोग्राफी का पार्ट। फैमिली स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आएगा आपका किसका? सोशल सोशियो कल्चरल का पार्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपका डिमोग्राफी का पार्ट आता है। उसके बाद आता है सीजनल डिमांड जो है रूरल मार्केट्स में, ये किस वजह से मेनली होती है? तो सीजनल डिमांड मेनली होती है आपके त्योहार और फसलों की वजह से। त्योहारों के आसपास ज्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, और दूसरी बात फसलों की जो कटाई होती है उसके आसपास ज्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, तो उसकी वजह से सीजनल वेरिएशंस जो है वो ग्रामीण बाजार में आ जाती है। कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रूरल मार्केट को सबसे ज्यादा, बताइए जी। वहां पे परचेजिंग पावर क्या? हाँ जी, वहां की जो परचेजिंग पावर होती है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे? तो वो उनको ना उनके चाचा ताऊ का बेटा या फिर अपने पड़ोसी या फिर रिश्तेदार या वो चीजें जो बताएंगे ना वो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर उनकी तुलना हम करें ब्रांड की इमेज से या फिर टेलीविजन के विज्ञापनों से या फिर डिस्काउंट से, वो किसी चीज को इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी उनके चाचा के लड़के ने बता दी उस चीज को वो देंगे, या अपने दोस्त ने बता दी, वो तो वर्ड ऑफ माउथ। उसके बाद आता है कि कौन सा डेमोग्राफिक फैक्टर जो है ये जरूरी है किसके लिए? आपकी मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। कौन सी मार्केट? रूरल। देख लीजिए, ये मार्केट सेगमेंटेशन, ये जो शब्द आया ना ये है STP। STP जो स्ट्रेटेजी थी इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप पूरी बाजार को विभाजित करते हैं छोटे 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 पार्ट्स में। क्यों विभाजित करते हैं? इसलिए कि हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है मार्केट का जिसे हम सर्व कर सकते हैं, मतलब उस पार्ट में हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सेगमेंट करेंगे एंटायर मार्केट को, फिर उस सेगमेंटेड मार्केट में से एक हिस्सा उठाएंगे, मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, और हमने इस पोर्शन में जो कस्टमर्स हैं उनको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचने हैं। ठीक है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ये इधर कस्टमर्स खड़े हैं सारे, इनको प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो इनके दिमाग में प्रोडक्ट की कोई इमेज होगी तभी तो वो प्रोडक्ट को लेंगे ना। उनको ये लग तो रहा होना चाहिए कि यही प्रोडक्ट है जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे? जैसे कि कोका कोला ने क्या किया था, उन्होंने ना ऐसे 90s में कैंपेन चलाई, कहते ठंडा मतलब कोका कोला। तो उन्होंने ना ये सोच लिया कि जब जब भी दिमाग में आए किसी पर्सन के गर्मियों में कुछ ठंडा पीने का, तो उनके दिमाग में सिर्फ कोका कोला आए। तो इसको बोलते हैं पोजिशनिंग करना, अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग मार्केट में ऐसे कर दी जाए कि उससे अलग कस्टमर कुछ सोच ही ना सके। ठीक है, तो पोजिशनिंग होता है कस्टमर्स के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की छवि बनाना। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें पहचानना पड़ेगा, कैसे टारगेट करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले पूरी मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो देखो भाई बहुत तरह के लोग हैं। अगर हम कोका कोला का ही एग्जाम्पल ले लें, तो ये जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो जिनकी एज है लगा लो 60s में है जो अपनी, या फिर जो 50s में है, वो थोड़ी ना ऐसी चीज खरीदेंगे, है ना, यूज करेंगे। वो नहीं पियेंगे ना कोका कोला। लेकिन ये जो कोका कोला वाली जो एज है पीने वाली, ये है 30 to 30s तक हम ले सकते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला जो सेगमेंट, इसे हमें टारगेट करना चाहिए। उसमें भी ज्यादा कौन? उसमें भी ज्यादा कौन? जो मेल है, जो मेल है। तो इसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जो है ये आपकी जेंडर के, एज के, इनकम के, तीनों के बेसिस पे की जाती है। रूरल मार्केटिंग मिक्स है, ये किस पे मेनली बेस्ड होता है? देखना, अफोर्डेबिलिटी पे हाँ जी होता है, अवेलेबिलिटी पे हाँ जी होता है, एक्सेप्टेबिलिटी पे हाँ जी होता है। तो ये आपके जो 4 A's है ना, जगदीश सेठ ने दिए थे आपके 4 A's, उन पे बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग में? रूरल मार्केटिंग में मेजर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अपर्याप्त है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पढ़ते ही पता चलता है ये आंसर नहीं है, क्योंकि लिटरेसी रेट लो है, हाई नहीं है। मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स नहीं है, बैकवर्ड है। डिजिटल पेमेंट्स नहीं है, कैश पेमेंट्स होते हैं। तो 13 का आंसर ए आएगा। रूरल कस्टमर्स जो हैं ये ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किस चीज से होते हैं? कौन सा प्रमोशनल टेक्निक जो है इन्हें ज्यादा प्रभावित करता है? तो बताइए। ऑनलाइन विज्ञापन देखेंगे? नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया? नहीं देखेंगे। समाचार पत्र या विज्ञापन देखेंगे? नहीं देखेंगे। ज्यादा क्या चीजें ये प्रेफर करते हैं? लोकल जो मेले लगते हैं, हाट बाजार लगते हैं, वो चीजें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15।
कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वर्क्स बेस्ट इन रूरल मार्केट्स? कहता है कि ग्रामीण बाजारों में कौन सी मूल्य निर्धारण रणनीति सबसे अच्छी काम करती है। देखना, जो रूरल कस्टमर होगा ना, उसके लिए ही तो इजाद की गई है छोटी छोटी पैकिंग, सैशे 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 किसके लिए बने? सैशे बने आपके रूरल कंज्यूमर्स के लिए। तो उनको क्या चाहिए कि जो वो प्राइस पे कर रहे हैं वो कम हो, वो कम हो। तो जो कम प्राइस पे सेट करने वाली इनमें से जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी है? प्रीमियम प्राइसिंग तो होता है जी, बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करना। स्किमिंग भी होता है बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करना। डायनेमिक होता है जिसका जैसा पैसा पे करने का ब्योंत है उसके अनुसार उसका प्राइसिंग सेट करना। वेयर है जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो इनिशियली बहुत ही लो सेट किए जाते हैं और धीरे धीरे प्राइसेस को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो रूरल मार्केट में मोस्टली काम क्या करता है? आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग काम करता है। कौन सी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है रूरल मार्केटिंग में? तो रूरल मार्केटिंग में कौन सी मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो यूज होती है? ये आपकी रिटेलर्स एंड होलसेलर्स यूज होता है। ठीक है, मल्टी चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टी चैनल का मतलब होता है कि यहाँ आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री, ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से आपका जो गुड्स है वो होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर के पास, होलसेलर के पास जा रहा है रिटेलर के पास, रिटेलर जो आपके कोने वाली दुकान होगी गली के, तो रिटेलर के पास से लेके आ रहे हैं आप, ये हैं आप। तो ये वाला जो सिस्टम है ना इसे बोलते हैं मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ चलता है ज्यादा? गांव में ज्यादा चलता है। तो रिटेलर्स एंड होलसेलर्स वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा यहाँ पे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी? जी इनमें से कौन सी रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन्स हाँ जी होती है, गांव में जा घर घर जाके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आया है नया, ये कंपनी है, ये बेच रही है, इतने प्राइस पे दे रही है, प्रोडक्ट के फीचर्स ये हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन्स तो होती हैं। लाउड स्पीकर्स भी खूब यूज किए जाते हैं। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से तो हम दो ना सुने, तो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स तो आएगा नहीं। तो आपका सही आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन सी। और डी जो वॉल पेंटिंग्स है ये भी गांव में खूब यूज की जाती हैं। तो उसके बाद आता है कौन सी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है इसने रूरल मार्केट्स को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है? तो बताइए कौन सी रूरल मार्केट, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से रूरल मार्केट जो है उसका चेहरा ही तब्दील हो गया है? तो वहां पे सोशल मीडिया, हाँ जी। मोबाइल कनेक्टिविटी, हाँ जी, मोबाइल का तो अडॉप्शन ही बहुत तेज है रूरल एरियाज में। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स, हाँ जी। तो ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका जो रूरल मार्केटिंग है उसका हुलिया बदल गया है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। रूरल मार्केट सेगमेंट्स इज मोस्टली रूरल मार्केट सेगमेंटेशन इज मोस्टली डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेस पे जो रूरल मार्केट सेगमेंटेशन है वो प्राय की जाती है? इनकम के बेस पे की जाती है क्या? हाँ जी की जाती है। आयु के बेस पे, हाँ जी अभी की थी हमने कोका कोला वाले एग्जाम्पल में। लाइफस्टाइल, हाँ जी। जो ऑप्शन है वो बी इसका आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रामीण और शहरी बाजार में अंतर इनमें से कौन सा होता है? अच्छा जी, सोच के बताइए आप। जब जब छोटे थे, या मान लीजिए किसी ऐसी फैमिली का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का डिटर्जेंट पाउडर यूज किया जाता था, पहले मिला करता था निरमा, निरमा। तो हम ये देखते थे कि जो बायर है ना, निरमा बायर, हमारे पापा या दादाजी जो भी, वो उसी को लेके आते थे, चाहे टाइड पड़ा है चाहे सर्फ एक्सेल पड़ा है, उसके पहली बात तो रेट देख के छोड़ देंगे, पहली बात तो आएगा ही नहीं वो रूरल मार्केट में उस समय। अगर आज से 15 साल पहले का एग्जाम्पल ले, इवन इफ इट वॉज अवेलेबल इन द मार्केट, हम लेंगे नहीं क्योंकि उसके प्राइसेस ज्यादा थे, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो, लेकिन निरमा निरमा ले रहे हैं तो हम वो वाले डिटर्जेंट लेंगे ही नहीं। तो वो जो लोग थे ना वो निरमा के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे। तो जो रूरल वाले जो लोग होते हैं इनकी लिटरेसी लो होती है, लेकिन ये जो होते हैं आपके ब्रांड के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। वेयर एज अर्बन वाले जो होते हैं ये हाईली लिटरेट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और ये किसी भी ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होते, जैसे अर्बन नहीं होते। ठीक है, तो अर्बन वाले जो होते हैं वो किसी भी ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होंगे, वो स्विच करते रहेंगे, आज ये डिटर्जेंट यूज किया कल वो, ये वो है ना, तो वो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाली नीति उनकी रहती है कि वो चेंज करते रहते हैं सब चीजों को, कोई भी अगर प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं तो वो। लेकिन गांव वाले ऐसा नहीं करते हैं, वो टिकाऊ होते हैं। तो रूरल जो होते हैं वो सीजनल डिमांड उनकी होती है, क्योंकि कटाई बढ़ाई होगी भाई, फसलें बिकेगी, बाजार में जाएंगी, पैसा आएगा तभी शॉपिंग करेंगे। अर्बन वाले कभी भी चले जाते हैं, उनकी वजह से बाजार नहीं चल रहे होते, वो बस बाजार में चल रहे होते हैं। तो अर्बन वाले जो होते हैं इनकी कंटिन्यूअस डिमांड होती है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है शहर वालों।
जो असलियत है वो यही है कि जो गांव के लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है कि बाजार उन्हीं से चल रहे होते हैं शहरों के। इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, हो सकता है आज से 4-5 पीढ़ी पहले आपके जो बुजुर्ग हैं वो भी गांव से आए हों, तो इसे स्वीकार कर लीजिए और इसके बारे में प्राउड फील करना। हरियाणा में रहते हो तो इसके बारे में अपने मन में मैल रखने की जरूरत नहीं है कि शहर वालों के लिए क्या बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, गाँव से ही है सबका ओरिजिन। और मैं खुद भी गाँव से ही हूँ और शहर से भी हूँ। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि गाँव को ही अप्रिशिएट करें, क्योंकि जड़ें सभी की वही हैं। तो अपनी रूट्स को कभी मत भूलिए। ड्यूरेबल और अफोर्डेबल जो चीजें होंगी वो ग्रामीण बाजार में ज्यादा बिकेंगी। एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड कोई नहीं खरीदने वाला। इंपोर्टेड तो हम जानते ही नहीं है क्या होती है। लग्जरी ओरिएंटेड कोई नहीं जानता, कोई नहीं लेगा। तो कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रूरल मार्केट में ज्यादा बिकेंगे? ड्यूरेबल होंगे, अफोर्डेबल होंगे, वो ज्यादा बिकेंगे। कौन सी प्रमोशनल टूल है वो वेरी मच इफेक्टिव होती है रूरल एरियाज में? तो देखिए भाई, लोकल फेस्टिवल्स में जो प्रचार किए जाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है ये रिड्यूस करेगा रूरल मार्केट प्रॉब्लम्स को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो रिड्यूस करता है? बताया ना मैंने, मल्टी लेवल चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर दिया जाएगा। रूरल मार्केट्स जो है वो मेनली किस तरह से कैरेक्टराइज्ड हैं या किस तरह से पहचानी जाती हैं? तो इसमें आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस होने का मतलब क्या होता है? यहाँ आपको वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ आपको हाई एंड कंज्यूमर्स भी मिलेंगे, यहाँ आपको बिल्कुल लो इनकम लेवल वाले कंज्यूमर्स भी मिलेंगे। वेर एज शहर के किसी सेक्टर में चले जाइए, आप किसी सेक्टर में चले जाइए, उस सेक्टर में जो कस्टमर्स हैं वो सब एक जैसे मिलेंगे। सब हाई एंड कस्टमर्स मिलेंगे कि उनकी जो क्लास है इट इज अ पर्टिकुलर क्लास, एंड वो उसी लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे जो वो खरीदते आ रहे हैं। वेरेज गांव में आपको हर तरह का कस्टमर मिलेगा। सेक्टर्स में या शहरों में क्या हुई? होमोजेनिटी हुई। जो गांव होते हैं वहां क्या हुई? हेट्रोजेनिटी हुई। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे वो क्या होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो होमोजीनियस नहीं होंगे। यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो वो हाई नहीं होगी। यहाँ का जो कंजम्पशन है वो लग्जरी नहीं होगा, नेसेसिटीज वाला ही होगा। तो इसका आंसर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है वो इंश्योर करता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन विलेजेस? प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी विलेजेस में हो, ये हमने 4 पीस पढ़े थे। 4 पीस पढ़े थे, उनमें उनमें से कौन सा पीस जो है वो प्लेस यूटिलिटी को दर्शाता है? तो ये आपका आता है प्लेस। उसके बाद आता है कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बेस्ट काम करती है रूरल मार्केटिंग के लिए? तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रूरल एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट काम करेगी? जो आपकी लैंग्वेज है इट शुड बी वेरी सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स जटिल इंग्लिश बोलोगे तो कोई नहीं सुनने वाला वहां पे आपकी बात। टेक्निकल जॉर्गन्स तो आप बिल्कुल नहीं यूज करने आपने। और ऑनलाइन जो मीम्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं बनाने। ठीक है, तो वो कोई देखने भी नहीं वाला है वहां पे, समझने भी नहीं वाला है। इवन मैं मेरा बता दूं, मुझे मीम्स 4 घंटे तक समझ नहीं आते क्योंकि हम देखते ही नहीं है। तो रूरल जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें उतना समय है नहीं भाई। तो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है किस चीज से ज्यादा प्रभावित है? तो ये प्रभावित है फैमिली और नेबर से। ये पड़ोसी ने बात बोली है, वर्ड ऑफ माउथ, मैंने बताया ना, वर्ड ऑफ माउथ। तो जो कस्टमर है उन्हें किसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है? फैमिली पे या नेबर्स पे ज्यादा भरोसा होता है। उसके बाद आता है कौन सा सेक्टर जो है वो ड्राइव करता है मैक्सिमम डिमांड इन रूरल मार्केट्स? अब देखो, जो रूरल मार्केट्स होती हैं उसमें क्या आपको मिलेगा कि कोई बहुत ही ज्यादा लग्जरी गुड्स खरीद रहा है? नहीं मिलेगा। क्या आपको लगेगा कि वहां पे ऑटोमोबाइल्स रोज की रोज आ रहे हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रोज की रोज आ रहे हैं? जी नहीं, कभी कभी आते हैं। तो एफएमसीजीज जो है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि वहां पे क्या हो सकता है जैसे कि आपके डेली यूज की गुड्स हैं, जैसे घी है, दूध है, बटर है, आटा है, सब्जी है, ये चीजें तो ये चीजें जो हैं वो वहाँ का जो मेजर सेगमेंट है वो यही चीजें ज्यादा खरीदता है। ये दूसरी चीजें जो है वो कम खरीदता है। विच एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इम्प्रूव करता है रूरल मार्केटिंग को? तो फैक्टर जो है वो आपका एनवायरमेंटल होगा और वो आपके ग्रामीण विपणन को सुधार रहा होना चाहिए। तो देखना, बेटर रोड्स, हाँ जी करते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी, हाँ जी करते हैं। डिजिटल लिटरेसी, हाँ जी करते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। विच इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दी रूरल मार्केटिंग? रूरल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वास्ट ज्योग्राफी, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लार्ज इनकम नहीं, लो इनकम होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। ब्रांड अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। कौन सा मीडिया इज मोस्ट इफेक्टिव इन रूरल एडवर्टाइजिंग? तो बताइए जी, इनमें से कौन सा ऐसा मीडिया है जो मोस्ट इफेक्टिव है रूरल एडवर्टाइजिंग के लिए? तो टीवी एंड रेडियो। डन।
विच प्राइसिंग अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूरल कंज्यूमर। बताया ना मैंने कि उनको क्या चाहिए कि पहले छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं वो उन्हें दिए जाएं यूज करने के लिए, ओनली देन दे विल अंडरस्टैंड कि ये वाला प्रोडक्ट उनके लायक है या नहीं है। तो उनके लिए स्मॉल पैकिंग वाले जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो यूज करी जाए। रूरल कंज्यूमर्स जो है जनरली क्या प्रेफर करते हैं, कैसी पैकेजिंग, छोटी छोटी पैकिंग। कौन सी डेमोग्राफिक फैक्टर है रूरल मार्केटिंग में, डेमोग्राफिक फैक्टर कौन सा है, तो ये सारे ही डेमोग्राफिक फैक्टर हैं, एज भी, फैमिली साइज भी, जेंडर रेशियो भी। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको नोट्स में। नोट्स कहाँ मिलेंगे, इस नंबर पे मैसेज करोगे तब आपको नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप कर देना। रूरल मार्केटिंग के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें पढ़ लेना कि कौन से डेमोग्राफिक फैक्टर होते हैं, कौन से बिहेवियरल फैक्टर होते हैं, कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कौन से आपके इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, तो ये वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका कि जो पेंटिंग्स की जाती है दीवारों पे जो चित्रकारी की जाती है वो कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, तो आउटडोर एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है। कौन सा सेक्टर है जो देख रहा है सबसे ज्यादा एडॉप्शन रूरल मार्केट्स में, मैंने बताया ना, मोबाइल फोन्स। उसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है कि जिसका एडॉप्शन रूरल मार्केट में ज्यादा हो, तो मोबाइल फोन्स इसका सही आंसर। रूरल सेगमेंटेशन इज प्राइमरीली डन ऑन, जो रूरल सेगमेंटेशन है ये प्राइमरीली किस बात के लिए की जाती है, ये की जाती है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेट मार्केट्स। एसटीपी बता चुकी हूँ मैं आपको थोड़ा सा पहले। कौन सा जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये यूज किया जाता है फॉर अफोर्डेबिलिटी इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में अफोर्डेबिलिटी के लिए कौन सी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो यूज की जाती है, तो ये होती है आपकी वैल्यू प्राइसिंग। देन कम्स योर 39th क्वेश्चन विच सेज कि विच प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग के लिए कौन सी जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लो प्राइस होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स काफी समय तक चलने वाले होने चाहिए, टिकाऊ होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो 39 का आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40, और इस वीडियो में हम करेंगे 40 तक ही क्वेश्चन, फिर हम देंगे विराम अपनी वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रूरल मार्केट प्रमोशन इज मोस्टली डन थ्रू, रूरल मार्केट प्रमोशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, लोकल मेला और हाट बाजार जो लगते हैं, मैंने बता दिया था आपको पहले कि उसके द्वारा मोस्टली किया जाता है। तो ज्ञान गंगा सीरीज का पहला लेक्चर आपका समाप्त होता है बाय नीतू मैम, कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस पे, यहीं पे। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, सबकी सहायता करते रहिए, अच्छे इंसान बनिए। वीडियोस को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करोगे तभी अच्छा लगेगा, मुझे भी, उन्हें भी, आपको भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और थैंक्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड।